तब तक हमें पाठ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक बार पाठ के ऊपर जब इसकी इंट्रोडक्शन आप देखते हैं तो ये चीज देखना कि इसके ऊपर लिखा गया है विकारी शब्द। बिल्कुल पहले पे जब आपने पेज नंबर 75 करके खोला होगा ना, तो संज्ञा के ऊपर एक शब्द लिखा गया है विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं बेटे? जो बदल जाते हैं, जिनमें परिवर्तन आ जाता है। अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें कभी भी परिवर्तन नहीं आता, जैसे तथा, किंतु, परंतु। ये जितने भी शब्द आप जोड़ते हैं, ये ना जहां भी लगेंगे वहां पर अपना अर्थ हमेशा फिक्स रखेंगे। ये कभी भी अपने अर्थ को नहीं बदलते, इसलिए इन शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये जो शब्द हैं इनके अंदर परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण इनको विकारी शब्द बोला जाता है। इसलिए ये जो अभी आपने विकारी शब्द पढ़ा और इसके नीचे का भाग संज्ञा जो पढ़ा, इसका अर्थ ये है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण एक विकारी शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन हो सकता है। यही कारण है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के शब्दों के अंदर परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो अविकारी शब्द हैं, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक, उन शब्दों के अंदर कभी भी बदलाव नहीं होता। वो अपना अर्थ हमेशा तटस्थ रखते हैं, फिक्स रखते हैं। जैसे विस्मयादि बोधक हे, अरे, ठीक है, उस तरह के। दूसरा जो संबंध बोधक शब्द हैं, के आगे, के पीछे, के साथ, जहां पर का के की लगा रहता है और वो किसी चीज के साथ संबंध प्रकट करते हैं। जैसे मेरे घर के आगे पार्क है, जैसे मेरे घर के आगे कार खड़ी है, मेरे घर के आगे पेड़ है। के आगे जो है वो कभी भी अपने अर्थ को नहीं बदलेगा। आगे पीछे के जो अर्थ है, जो वाक्य है, वो बेशक बदल जाए। ठीक उसी प्रकार समुच्चय बोधक शब्द होते हैं जो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे मैं विद्यालय गया और छुट्टी मांगकर आ गया। मैं बाजार गया क्योंकि मुझे सामान खरीदना था। ठीक है, इसलिए, किंतु, परंतु, और, अथवा, लेकिन, और, ये जो शब्द हैं ये अपना कभी अर्थ नहीं बदलते, इसलिए इनको तो कहा जाता है अविकारी शब्द। और जिस पाठ को हम अभी पढ़ रहे हैं वो है एक विकारी भाग, विकारी जिसमें परिवर्तन हो सकता है। यही कारण है कि जब हम जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार से लिंग हिसाब से, वचन के हिसाब से, क्रिया के हिसाब से वाक्य के शब्द के अंदर परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, वैसे तो अंग्रेजी में भी इस कॉन्सेप्ट को, इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, आज हम सिर्फ इस भाग के तीनों के तीनों मुख्य भेद हैं उनको पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन इस पुस्तक में भी दिया गया है और बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न होगा कि सर इनमें कई बार द्रव्यवाचक और समूहवाचक शब्द भी आते हैं, वो क्या हैं? कई बार जब छोटी कक्षा में थे तो ये कह दिया जाता था कि ये इसी का उपभेद है, पर आपकी पुस्तक में भी और जो मैं अभी समझा रहा हूं उसमें ये स्पष्ट है कि उपभेद किस में शामिल है। दूसरा, एक ये बताने की कोशिश करूंगा कि जब जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह की जाति का उल्लेख नहीं होगा जो आप अभी कर रहे हैं या जो अभी आप पढ़ रहे हैं। जैसे व्यक्तिगत जातियां या समूह रूपी जातियां। ठीक है, ये नहीं। जाति का अर्थ होता है एक समूह, एक समूह के साथ साथ एक, जैसे कक्षा, पुलिस, सेना, ये वाले जो समूह होते हैं उसको कक्षा कहते हैं, उसको जाति कहते हैं। कक्षा भी उसमें आती है, सेना उसमें आती है, पुलिस उसमें आती है।
जो रंग रूप आकार इन सब के आधार पर एक दिखती है, एक मानी जाती है, उसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब देखो पेज नंबर 75 पर पाठ 10 में क्या चीज है। जब आप घर पर बैठे बैठे इस तरह के वाक्यांश देखते हैं ना बेटे और कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेना। देखो इन वाक्यों में आए रंगीन शब्दों को देखकर हम बता सकते हैं कि ये शब्द किस प्रकार के हैं। व्यक्तियों के नाम, स्थान के नाम, जातियों के नाम, भाव और गुणों के नाम। 4 चीजें आ गई, भेद 3 है। यहां पर अब ये बात समझने की है, गुण और भाव किस में जाएंगे? भाववाचक संज्ञा में, जाति जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। और व्यक्तियों के नाम और स्थान के नाम जो हैं वो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे मैंने पर्यायवाची में, विलोम में ये बताया था कि कोई ना कोई जो शब्द आप पढ़ेंगे, कोई ना कोई चीज आप जो देखेंगे वो कोई ना कोई नाम लिए हुए है। किसी भी चीज को बिना नाम के नहीं पहचाना जाता, इसलिए उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो अब संज्ञा की परिभाषा देखो, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम का परिचय देने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अगर तुमने पिछली कक्षा में इससे भी आसान परिभाषा अगर पढ़ी है तो वो भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। एक बात समझ में आई। अब दूसरी देखो, इसके 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक में खाली किसी व्यक्ति का नाम नहीं आता। अब इसी पेज पर ये एक ग्राफ बना करके दे रखा है, चार्ट बना करके दे रखा है। संज्ञा, फिर इसके 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, फिर जाति के 2 भेद दे रखे हैं, द्रव्य और समूह। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी शब्द, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का परिचय देते हैं या बताते हैं, उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यहां तक समझ आया। अब देखो प्राणियों के नाम, महात्मा गांधी, सरिता, दयानंद, कामधेनु, इस तरह से। कोई वस्तु का नाम, गीता, रामायण, स्थानों के नाम, दिल्ली, लंदन, शिमला, ये सब के सब जो हैं व्यक्तिवाचक में आते हैं। दूसरा देखो जाति, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों का परिचय मिलता है, उनको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मैंने अभी कहा कि कोई आदमी अगर रंग, रूप, लिंग भेद के आधार पर अपनी जाति बताता है तो वो जाति इसकी श्रेणी में नहीं आती। वो तो समुदाय होते हैं बेटा, ठीक है। जातियां होती हैं जो रंग, रूप, आकार के आधार पर एक मानी जाती हैं, एक पहचानी जाती हैं। उनको, जैसे मैंने अभी कहा, सेना, पुलिस, कक्षा। अगर मैं कहूं कक्षा 7वीं के सभी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये एक जाति का बोध करवाता है। अगर मैं इसमें से किसी बच्चे का नाम लेकर के बोलूं कि आप ये प्रश्न बताओ, तो वो व्यक्तिवाचक का हिस्सा है, ठीक है। और रंग, रूप, आधार, उन सब पर जब एक समानता दिखाई देती है तो उसको जाति कहते हैं। कक्षा में साथ में पढ़ने वाले बच्चों का जो स्वरूप है, जो पढ़ने का तरीका है, जो उम्र का एक लेवल है, वो सब के सब इक्वल होगा, इसलिए उसको कक्षा बोला जाता है। देखो इसी में प्राणियों के आदमी, जानवर, पक्षी। पक्षी में अगर किसी का नाम लिया जाए तो व्यक्तिवाचक में जाएगा, और अगर ये कह दिया जाए पक्षी उड़ते हैं तो पंखों वाले जो भी है वो पक्षी हैं। ये प्राणियों के आधार पर वस्तु, किताब, मसाला, चॉकलेट। स्थानों के नाम, शहर, गांव, पहाड़। अब इसके 2 भाग और देखो आगे। क्या? द्रव्य और समूह। द्रव्य होता है जो लिक्विड में होता है, जो पिघलने वाला पदार्थ होता है। देखो द्रव्य की परिभाषा देखो, द्रव्य वे पदार्थ है जिनके तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे लोहा, लोहे को एक बार अगर पिघला करके कुछ बना दिया जाए तो दोबारा से फिर उससे कोई ना कोई चीज बेटा बनाई जा सकती है पिघला करके। लकड़ी, सोना, चांदी, ऊन, ठीक है। जब भेड़ के ऊपर से उतारी जाती है तब उसको दोबारा पिराई करके
उससे क्या क्या नहीं बनाया जा सकता, उसका स्वरूप बदला जा सकता है। इन द्रव्य या पदार्थों के नाम का परिचय देने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे मिट्टी, अनाज, कोयला, प्लास्टिक आदि। इसका ख भाग देखो, समूहवाचक संज्ञा। समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्द समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं, जैसे सभा, कक्षा, दरबार, परिवार, सेना, भीड़, टीम, दल। अब आपको 7वीं कक्षा में अलग से ये दोनों उपभेद अपनी नॉलेज के लिए तो याद कर लेने हैं, जान लेने हैं बेटे, पर इनको आप भेद के तौर पर नहीं लिखेंगे। भेद आपको 3 ही आएंगे मुख्यतः, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब भाववाचक संज्ञा को देखो। किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव, गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था, व्यापार आदि का परिचय देने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है। भाव में गुण दोष भी आते हैं, और जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं हैं वो सारे के सारे स्वरूप इसमें आते हैं। कल हम इसी में भाववाचक संज्ञाओं के जो रूप हैं वो कैसे बनते हैं, किस आधार पर बनते हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है बेटे।